नमस्कार मित्रों। लॉ एंड ऑर्डियंडम के सीआरपीसी सीरीज में सीआरपीसी के क्रैश में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड हम लोग सीआरपीसी का क्रैश यहाँ दोनों माध्यम में देखेंगे, हिंदी माध्यम भी और इंग्लिश माध्यम भी। मैं साथ साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश में बताते जाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये एक्ट नंबर 2 है आपका 1974 का। ठीक है। एंड अगर हम इसके पासिंग की बात करें तो ये 25 जनवरी 1974 को पास हुआ, 25 जैन 1974 को। एंड इन फोर्स फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल, दैट इज 1974। लेकिन इन सब बात पे करने से पहले एक जो क्वेश्चन आपको जरूर जानना चाहिए वो है आपका कि क्या सीआरपीसी प्रोसीजरल ही है? इज इट ओनली प्रोसीजरल? क्या सिर्फ प्रक्रियात्मक विधि है, सिर्फ प्रोसीजरल लॉ है, या कुछ इसके चैप्टर्स हैं जो सब्सटैंटिव नेचर के? सब्सटैंटिव नेचर के भी हैं क्या? क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है। तो आपको जानना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो जरूर सब्सटैंटिव नेचर के हैं, स्पेशली जैसे कि आपका 125, ठीक है, 145, 125 मेंटेनेंस, 145 बेल वाले जो प्रोविजंस हैं, हाँ, स्पेशली 436 और ये सब जो है, तो वो सब भी आप देखेंगे। तो ये सारे क्या है, आपके सब्सटैंटिव नेचर के। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके सबसे पहले प्रियम्बल को समझेंगे। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। तो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी लॉ है उसको ये क्या बात करता है, ये कंसोलिडेट करने की बात करता है, एकत्रित करने की बात करता है। एंड अमेंड द लॉ relating to the criminal procedure and be it enacted by parliament in 24th year of republic of india। स्टार्ट करें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट वगैरह की। दिस एक्ट में बी कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। नाउ दिस हैज बीन रिपील्ड, ये आपका हट चुका है। एंड दैट इज बाई आपका जो आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जो एक्ट जो आया, रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। तो इस तिथि से ये आपका पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है। हालांकि कुछ पार्ट्स हैं जहां की अभी स्टिल ही अप्लाई नहीं करता। हाँ, provided that the provisions of this code other than those relating to chapters 8, 10 and 11 thereof shall not apply to state of Nagaland and tribal areas। ठीक है। बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो मे बाई नोटिफिकेशन अपने यहाँ अप्लाई सच प्रोविजंस लगा सकती है। कमिंग नेक्स्ट, सीधा हम लोग आएंगे डेफिनेशन पे। इफेक्टिव डेट, इन फोर्स में आने का डेट ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही बताया 1 अप्रैल 1974 है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये डेट आपके प्री के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड डेफिनेशंस पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे बेलेबल ऑफेंस। ध्यान देखिएगा, बेलेबल ऑफेंस के बारे में कहता है कि मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल। तो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल की तरह दिखाया गया है, शो किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, दैट इज बेलेबल एंड व्हिच हैज बीन मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, राइट। और रेस्ट ऑफ द किस कैटेगरी में डाल दिया, बाकी जो बेलेबल नहीं शो किए गए, नाउ दे आर टर्म्ड एज, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन बेलेबल कहेंगे। ठीक है। चार्ज की जानने की जरूरत नहीं है, आते हैं सी पे। ए के बाद सीधा सी पे स्विच करेंगे। देखिए ये क्रैश है, यू हैव टू डू इट इन वेरी एक्सपीडियस मैनर। कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध को समझाने की कोशिश की है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस फॉर विच ए कॉग्निजेबल केस। दो चीजों को एक्सप्लेन किया है, ध्यान देखिएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। अरेस्ट बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, यानी वारंट के साथ तो अरेस्ट कर ही सकता है, बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन D2D, कंप्लेंट की बात करता है। कंप्लेंट मीन्स एनी अलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्लेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। ठीक है। राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट विथ ए व्यू
टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, इस कोड के तहत एक्शन लेने के लिए। हाँ, जो मैजिस्ट्रेट साहब को ओरल या रिटन में दिया जाएगा, एलिगेशन, सेट ऑफ एलिगेशन, ठीक है, एंड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। अच्छा, यहां इन्होंने पुलिस रिपोर्ट को कंप्लीटली एक्सक्लूड किया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहीं पे एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो ये कहता है कि ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर in a case in which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense। ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट किया था उसने ये सोच के पुलिस ने कि दिस इज ए कॉग्निजेबल केस, लेकिन जब उस 173(2) में आपका रिपोर्ट सबमिट करने लगा, ठीक है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल के तरह ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेंट। हम लोग अक्सर पूछते भी हैं कि व्हाट इज अ डीम्ड कंप्लेंट, ठीक है, तो डीम्ड कंप्लेंट क्या होता है, इस बात को यहां से ये क्वेश्चन आता है, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complaint। ध्यान रखिएगा, जहां जहां भी डीम्ड वर्ड आता है ना, इट इज अ लीगल फिक्शन, ये एक लीगल फिक्शन आपका बनाता है, एक विधिक परिकल्पना बनाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे सीधा, हाई कोर्ट के डेफिनेशन को जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधे आएंगे द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज 2G। अच्छा, यहाँ पे एफ पे भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देंगे, ये इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इंडिया मींस द टेरिटोरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड। ध्यान रखिएगा, पहले ये J&K पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया में क्या J&K ये कोड अब क्या लागू होने लगा है, तो हाँ बिल्कुल 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू होने लगा है, ठीक है। तो उस पर्पस से इंडिया के टेरिटोरी में अब आपका J&K भी आता है, फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस ऑफ कोड, इस कोड के तहत, इस संहिता के तहत, राइट। अब आएंगे इंक्वायरी पे, कि इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल। तो स्पेसिफिकली ट्रायल से एक्सक्लूड किया है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रायल एवरी इंक्वायरी, राइट, एंड कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, या तो मैजिस्ट्रेट या एक कोर्ट जो करता है अदर देन ट्रायल, दैट इज कॉल्ड एज इंक्वायरी। अब आएंगे हम लोग इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन पे, जी के बाद एच भी इंपॉर्टेंट है, एफ इस बार के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एफ पहले इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद ऑफ 2019 ये इंडिया का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो चुका है। दे कैन पुट ए क्वेश्चन, एक सवाल आप एक्सपेक्ट यहां से कर सकते हो। अब आएंगे इन्वेस्टिगेशन पे, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स, सारे प्रोसीडिंग को इंक्लूड करता है अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए police officer or by any person other than a magistrate, other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। अब एक डिपार्टमेंटल मैटर है, थिंक अबाउट इट, पुलिस तो करता ही है इन्वेस्टिगेशन, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर इंटर डिपार्टमेंटल मैटर है, कैन ए डिपार्टमेंट का कोई हेड वेड को असाइन किया जा सकता है कि आप रिपोर्ट असाइन करें और इंक्वायरी करके बताएं, हमें इन्वेस्टिगेशन करें मामले का, राइट। तो ये एक प्रोसेस है जहां एक कंपिटेंट अदर देन पुलिस ऑफिसर भी, क्या हम किसी अन्य एजेंसी को लगा सकते हैं, तो ये इस परव्यू से इसको देखना है। आएंगे इसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद सीधा आएंगे आपका, दैट इज कॉल्ड या जुडिशियल प्रोसीडिंग, नहीं लोकल जुरिस्डिक्शन भी नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने सी में देखा टू कॉग्निजेबल और एल में देखेंगे नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस, वहां ध्यान दीजिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस की बात कर रहा है ना, यहां नॉन कॉग्निजेबल और ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस की बात कर रहा है, मींस ए केस इन विच a police officer has no authority to arrest without warrant। You should also know that कि नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं होता until unless that is directed by, वो दिया जाएगा, आदेशित किया जाएगा, जब तक न्यायिक दंडाधिकारी मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा जब तक नहीं ऑर्डर किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन, तब तक पुलिस नहीं करेगी, ठीक है। अब आएंगे हम लोग इसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज ऑफेंस। ऑफेंस को समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन
आईपीसी की भी जब रेफरेंस देते हैं तो वहां कहता है कि एक्ट इंक्लूड ओमिशन, राइट। यहां भी ध्यान देंगे कि ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ये एनी लॉ कहने का मतलब है कि ये हर तरह की लॉ की बात करता है, ये एवरी लॉ की बात करता है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट, any law and any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the cattle trespass। एक पर्टिकुलर आपको एक्ट का जिक्र किया है, लेकिन ये एनी लॉ इज अ वेरी वाइडर वर्ड, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे एक चीज मैं आपको ज्यादा डीप में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना बता देता हूं कि जो ऑफेंस का डेफिनेशन आईपीसी में है उससे ये वे ब्रॉडर है, ऑफेंस का डेफिनेशन बहुत वाइडर है। इट इंक्लूड्स एनी लॉ, इवन अ फ्यूचरिस्टिक लॉ की बात करता है। तो सीआरपीसी क्या उस लॉ उसको भी अपने जद में ले लेता है, उस ऑफेंस को भी अपने जद में ले लेता है, बिल्कुल एनी लॉ पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग ऑफेंस के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ऑफिसर इंचार्ज प्लेस वगैरह, वेरी दैट आर नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ दैट इज कॉल्ड प्री। लेकिन हियर कम्स द पुलिस रिपोर्ट। प्लीडर भी देख सकते हैं, प्लीडर भी देख सकते हैं। प्लीडर व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मींस अ पर्सन authorized or by or under any law for time being enforced to practice in such court and includes any other person appointed with permission of the court to act in such proceeding। But that is not so important। Pleader, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट पे आइए, मींस अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू ए मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। ये उस चार्जशीट की बात कर रहा है, वो उस चार्जशीट की बात कर रहा है, चार्जशीट की बात कर रहा है। जो चार्जशीट आप पुलिस देती है बेसिकली, ठीक है, ये उसकी रेफरेंस में 173(2) में जो रिपोर्ट करता है ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। एंड ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं से चालान भी कहा जाता है, लेकिन हमारे बिहार में चालान इसको नहीं कहा जाता। चालान हम लोग इसको कहते हैं कि जो आपको अगर हाजत में, जैसे पुलिस पकड़ के ले आई, अपने हाजत में बंद करके रखी है, और उसको जब वो अग्रसारित करती है, न्यायालय की जुडिशियल कस्टडी में देती है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि चालान कर दिया, राइट। लेकिन कुछ स्टेट्स में आरोप पत्र को चालान भी कहा जाता है। बेसिकली इट्स ए चार्जशीट, 173(2) में वो रिपोर्ट जो वो पुलिस सबमिट करती है। अब आ जाइए, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर सब डिविजन सम्मन केस, one which is not a warrant case। Summon case means relating to offense and not being a warrant case। Now this is the important line, this is distinguished basically from warrant case को summon case से distinguish किया है। victim और warrant case यही समझ लीजिए क्या है, one which is not a warrant case और 2 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर, all that are warrant case। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वारंट केस की जब मैं बात करता हूं, वारंट केस की मैं जब बात करता हूं, तो वारंट केस का ध्यान रखिएगा कि इसमें मैक्सिमम दैट कैन बी डेथ, इट कैन बी एलआई दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और क्या हो सकता है, तो दैट इज इम्प्रिजनमेंट अबाउट 2 years। जिसमें इम्प्रिजनमेंट अबाउट 2 years की बात की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। एंड इसमें पनिशमेंट इस तरह से होता है, 2 साल से ऊपर पनिशमेंट होगा, एंड दैट इज अ वारंट केस। एंड इस चीज को समझिएगा कि जो वारंट केस नहीं है दैट इज ए समन केस, ठीक है। विक्टिम का डेफिनेशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। विक्टिम का डेफिनेशन कब आया, इंसर्टेड बाय एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 विथ इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2009। 31 दिसंबर 2009 को इसको लाया गया आपके, और इसका जो बेसिस है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द मालिमत कमिटी। मालिमत कमिटी पे बेस्ड है, मालिमत कमिटी पे बेस्ड है, इस मालिमत कमिटी के रिपोर्ट पे बेसिकली बेस्ड है। मालिमत कमिटी ने बेसिकली, ध्यान रखिएगा, विक्टिम वर्ड को डिफाइन किया अपने रिपोर्ट में, और वहां से ये लिया गया आपका। और विक्टिम मींस अ पर्सन who has suffered any loss or injury, a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or it can be omission for which the accused person has been charged
एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स, ध्यान दीजिएगा ये समावेशी परिभाषा है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है, इंक्लूड्स हिज और हर गार्डियन और लीगल हेयर, ये गार्डियन और लीगल हेयर को इंक्लूड करता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो दैट इज बेस्ड ऑन मालिपत कमिटी एंड काफी वाइडर डेफिनेशन एक तरह से दिया गया है। नाउ कमिंग टू वारंट केस, वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, एलआई, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, और रेस्ट क्या है आपका समन केस है, ठीक है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, words and expression used herein are not defined but defined in IPC, हाँ, the meaning respectively assigned to them in that, तो या आईपीसी के क्या डेफिनेशंस यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यस आईपीसी के डेफिनेशन इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, अब हम लोग सीधा आएंगे सेक्शन नंबर 4 पे, ध्यान दीजिएगा, दैट इज ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड एंड एनी अदर लॉ।